पिछले चैप्टर के जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास पूरी हम जो है वो डाउट के लिए रख देते हैं। ठीक है। यस ठीक है, नेक्स्ट जो रेगुलर क्लास होगी उस रेगुलर क्लास को हम लोग डाउट के रूप में ही कर लेते हैं, और उसमें जो भी डाउट्स है उसको डिस्कस करने के बाद ही हम लोग शुरू करेंगे लाइट, है ना। ठीक है, यस सभी लोगों के Yes, लिए sir. ठीक है ना। लाइट का डिस्कशन एक क्लास पूरी की पूरी डाउट के रूप में चलेगी, उसमें आप जो भी आपके क्वेरीज हैं वो सारे आप डिस्कस कर लेना। जब लाइट के नेचर के बारे में बात शुरू होती है कि लाइट का नेचर कैसा है, तो दो साइंटिस्टों का जो नाम है वो आता है। एक तो है न्यूटन और दूसरे हैं हाइजन। न्यूटन का ये मानना था कि लाइट जो है वो टीनी पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन है, और हाइजन का मानना था कि लाइट जो है वो हमारी वेव कैरेक्टरिस्टिक है। न्यूटन ने अपने इस टिनी पार्टिकल, जिसको कि न्यूटन्स कार्पास्कल्स थ्योरी के रूप में आप जिसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको ध्यान में लेकर के लाइट का रिफ्लेक्शन का एक्सप्लेनेशन प्रॉपर वे में दिया। लाइट किसी पर्टिकुलर सरफेस पे आके इम्पिंज होती है तो उस पे फोर्स एक्सर्ट करती है, उसका एक्सप्लेनेशन दिया। और अप टू ए सर्टेन एक्सटेंट उन्होंने रिफ्रैक्शन का भी एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास किया अपने उस पर्टिकुलर पार्टिकल बिहेवियर के को ध्यान में लेके। और साथ में आपको मालूम है कि लाइट के फ्रंट में अगर कोई एक ओपेक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं तो उसका कंप्लीट शैडो ऑन द अदर साइड फॉर्म होता है ना। Yes, sir. लाइट के रास्ते में अगर कोई एक ओपेक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया तो दूसरी साइड में उसका शैडो बनता है ना। तो ये सारे Yes, sir. Yes, sir. जो ऑब्जर्वेशन लाइट से रिलेटेड उस समय थे उन सब का एक्सप्लेनेशन उन्होंने अपनी पार्टिकल थ्योरी को ध्यान में लेते हुए दिया। उन्हीं के कंटेम्पररी, उन्हीं के समकालीन जो है हाइजन भी थे। हाइजन है, हाइजनबर्ग्स नहीं है। हाइजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो आप पढ़ते हैं वो अलग है। हाइजन, हाइजन जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने लाइट को जो है वो वेव माना, और अपने उस वेव के बिहेवियर को ध्यान में लेते हुए रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया। बट जो भी वेव्स उस समय तक नोन थी वो सारी की सारी मैकेनिकल वेव थी, जिनके लिए आपको मालूम है कि प्रोपागेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ना। मैकेनिकल वेव Yes, आप sir. उनको कहते हैं जिनके प्रोपागेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो सन से लाइट हमारे अर्थ तक आ रही है, और उस समय भी ये जानकारी थी कि अप टू ए सर्टेन एक्सटेंट ही एटमॉस्फेयर है, देन आफ्टर एटमॉस्फेयर का अपीयरेंस नहीं है। तो लाइट अर्थ तक कैसे पहुंच पा रही है इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने माना कि जहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है वहां भी एक थिन मीडियम होता है, जिसको उन्होंने हाइपोथेटिकल नाम दिया ईथर का। ठीक है, वो केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं, ये एक हाइपोथेटिकल नाम है ईथर, है ना। और उसके आधार पे उन्होंने बताया कि कैसे लाइट जो है वो अर्थ तक पहुंच पा रही है। और अपने इस वेव थियरी को ध्यान में लेकर के रिफ्रैक्शन की जानकारी थी उस समय, रिफ्लेक्शन की जानकारी थी, उसको उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा। लेकिन इनकी बातों को ध्यान नहीं दिया गया, कारण कि न्यूटन का जो है वो काफी योगदान था फिजिक्स के डेवलपमेंट में। साइंटिस्टों के बीच उनका जो है काफी अच्छी खासी रेपुटेशन थी, रेपुटेशन अच्छी थी। इसलिए न्यूटन की जो कार्पस्कल थ्योरी है वो तकरीबन 100 साल तक जो है वो
रन करती रही, यानी कि लाइट को पार्टिकल के तरीके से अज्यूम किया जाता रहा। ठीक है? लेकिन आपको मालूम है कि वेव की एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक बिहेवियर होती है, इंटरफेरेंस, है ना? इंटरफेरेंस Yes. वो बिहेवियर है जो केवल वेव्स शो करती हैं, वो पार्टिकल शो नहीं करते। तो लाइट के लिए इंटरफेरेंस की जब फिनोमेना यंग्स ने ऑब्जर्व करी, तो धीरे धीरे ये साइंटिस्टों के मन में आने लगा कि लाइट को हमें वेव की तरीके से ही अज्यूम करके आगे डिस्कशन बढ़ाना चाहिए। हाई इनके यंग्स के द्वारा इंटरफेरेंस की फिनोमेना के ऑब्जर्व किए जाने के कुछ समय के बाद ही डिफ्रैक्शन भी ऑब्जर्व किया गया लाइट का। और डिफ्रैक्शन आपको मालूम है कि ये भी एक ऐसी फिनोमेना है जो केवल वेव शो करती हैं। और पोलराइजेशन भी ऑब्जर्व किया गया। पोलराइजेशन भी वो फिनोमेना है जो वेव ही केवल शो करती है। ठीक है? तो धीरे धीरे ये स्टेब्लिश होने लगा कि लाइट जो है वो वेव है। तो आखिर ये वेव है तो किस तरीके की वेव है, इसकी बात हुई कि ये वेव किस तरीके की वेव हम कंसिडरेशन में लेना चाहिए। तो मैक्सवेल एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एक नई हाइपोथेसिस दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। मैक्सवेल की जो पूरी वर्किंग थी दैट वाज थ्योरेटिकल, है ना? उसमें उन्होंने जो है एक ऐसे वेव का जो है वो हाइपोथेसिस लाया जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसको नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और अपने उस पर्टिकुलर डिस्कशन में उन्होंने जो वेव का इक्वेशन कंसिडरेशन में लिया, उससे जो है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या स्पीड होनी चाहिए, उसको भी थ्योरेटिकली उन्होंने कैलकुलेट करा कि व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसकी उन्होंने एक हाइपोथेसिस लाया था। और ऑब्जर्व क्या किया गया कि ये जो पर्टिकुलर वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी जो वेलोसिटी है वो वही है जो लाइट के लिए उस समय भी ऑब्जर्व करी गई थी। लाइट की स्पीड के बारे में जो ऑब्जर्वेशन बना था उससे मैच करता हुआ उनके थ्योरेटिकल डिस्कशन का जो वेव वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन आया, दैट वाज मैच विथ दैट प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन। तो साइंटिस्ट लोग मानने लगे कि लाइट जो है वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होनी चाहिए। मैक्सवेल की जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी आई, तो इस वेव को प्रोड्यूस करने का भी प्रयास किया गया। तो उसमें सबसे पहले हर्ट्ज ने जो है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जो है वो प्रोड्यूस किया। ठीक है? प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट किया कि कैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो जनरेट होती हैं। तो उसमें उन्होंने किया क्या कि दो मेटल के स्फीयर लिए और मेटल स्फीयर के बीच में एक हाई फ्रीक्वेंसी का अल्टरनेटिंग सोर्स को कनेक्ट कर दिया, जिसके कारण वो पर्टिकुलर जो बॉल्स हैं दे आर गोइंग टू ऑसिलेट, चार्ज बॉल्स। और चार्ज बॉल्स ऑसिलेट किए तो वहां से एक रेडिएशन इमिट हुआ जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के करस्पॉन्डिंग मैच करता हुआ इंफॉर्मेशन था। तो सबसे पहले प्रैक्टिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रेजेंस है उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने वाले साइंटिस्ट हुए हर्ट्ज, है ना? लेकिन अब ये आगे डिटेल में इसकी बात करेंगे कि एक आयरनी ही है कि जिस समय इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस किया जा रहा था उसी समय एक प्रैक्टिकल ऐसा ऑब्जर्वेशन मिला जिसको फिर से आप जो है लाइट को अगर वेव मानते हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हैं, जो आप पढ़ेंगे आगे चल के। 11th में केमिस्ट्री में पढ़े भी होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. yes, आगे चल के पढ़ेंगे। तो वो हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंटेशन में ही वो ऑब्जर्वेशन मिला था जिसका एक्सप्लेनेशन अगर लाइट को आप वेव मानते हैं तो उस का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे उस फिनोमेना का। क्यों नहीं हो पाएगा वो आगे चल के बात करेंगे, है ना? तो हर्ट्ज थे जिन्होंने की सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जो है वो प्रोड्यूस किया। फिर
इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक लंबे डिस्टेंस तक ट्रेवल कराने का जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन था, दैट वाज कंडक्टेड बाय मार्कोनी के द्वारा, है ना? तो धीरे-धीरे ये डेवलपमेंट होता रहा और ये एस्टेब्लिश हो गया कि लाइट को हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के तरीके से जो है वो ट्रीट करना चाहिए। ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रिप्रेजेंटेशन आपको मालूम है कि किसी भी वेव का जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें कोई ना कोई एक फिजिकल क्वांटिटी होती है दैट इज गोइंग टू वैरी, है ना? जैसे रस्सी वाली वेव को आप कहते हो, तो रस्सी वाली वेव में आप रस्सी के पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन के करस्पॉन्डिंग वेव का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। साउंड वेव की जब आप बात करते हैं तो उसमें जो है प्रेशर के वेरिएशन के करस्पॉन्डिंग अपने वेव का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, या डेंसिटी के वेरिएशन के करस्पॉन्डिंग अपने वेव का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, या डिस्प्लेसमेंट वेव के रूप में भी आप अपने साउंड वेव का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो जहां कहीं भी कोई वेव प्रोड्यूस होती है तो कोई ना कोई एक फिजिकल क्वांटिटी होती है विच इज गोइंग टू वैरी विथ पोजीशन एज वेल एज टाइम। ठीक है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी जो है वैरिंग क्वांटिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? और ये पर्टिकुलर जो वेव है ये ट्रांसवर्स नेचर की वेव है ना? इसमें क्या होता है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों का वेरिएशन होता है। जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वेरिएशन होता है और मैग्नेटिक फील्ड का भी वेरिएशन होता है। ये दोनों जो वेरिएशन है दे आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर विदाउट एनी फेज डिफरेंस। ठीक है? नो फेज डिफरेंस बिटवीन वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। नो फेज डिफरेंस between variation of electric field and magnetic field। ये जो वेव है वो ट्रांसवर्स नेचर की है, ये चीज ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ऑफ ट्रांसवर्स नेचर। ट्रांसवर्स नेचर का मतलब वेव को आपको करेक्टराइज किया गया होगा तो बताया गया होगा ना कि वेव जो है वो दो तरीके की होती है, एक को ट्रांसवर्स कहते हैं, दूसरे को लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव में जो भी वैरिंग क्वांटिटी होती है उसका वेरिएशन जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है ना? यस सर। यस और सर। लॉन्गिट्यूडनल वेव के केस में जो वैरिंग क्वांटिटी होती है उसका वेरिएशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन होता है दैट इज वैरिंग इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। ठीक है? यस सर। यहाँ यस पे सर। तीनों चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेव वेलोसिटी, all the three are mutually perpendicular। electric field, magnetic field and direction of propagation of wave all are mutually perpendicular। ठीक है?
जैसे मान लो कि हमारी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हम बात कर रहे हैं, उसका प्रोपागेशन अगर z डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है वो x डायरेक्शन में, यानी कि इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होगा, x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है। और मैग्नेटिक फील्ड का जो वेरिएशन है दैट इज इन y डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगी दैट इज गोइंग टू वेरी इन द y डायरेक्शन, ठीक है, इस तरीके से इसका वेरिएशन y डायरेक्शन में। y डायरेक्शन के अलावा मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है, x डायरेक्शन के अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, तो z डायरेक्शन में हमारे वेव का प्रोपगेशन होगा। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी उसी समय मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू 0 होगी। जिस इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पीक को अटेन करेगा उसी समय मैग्नेटिक फील्ड भी अपने पीक को अटेन करेगा, पॉजिटिव ओरिएंटेशन में, ठीक है। जिस समय हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव डायरेक्शन का पीक अटेन करेगा उसी समय मैग्नेटिक फील्ड भी जो होगा वो अपना पीक अटेन करेगा निगेटिव डायरेक्शन में। यानी कि अगर आप वेव का इक्वेशन लिखना चाहें तो Ex को हम लोग लिख सकते हैं E नॉट साइन ऑफ kz माइनस ओमेगा टी, है ना। ये मान लो कि हमारे वेव का रिप्रेजेंटेशन हो गया। आपको मालूम है कि वेव का इक्वेशन ऐसे ही लिखते हैं ना। यस सर। तो जेड डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है वेव, यहाँ पे जो जेड होता है वो ये शो करता है कि किस डायरेक्शन में प्रोपागेट करने वाली वेव है। बीच में माइनस होता है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में शो कर प्रोपागेट करती है, बीच में प्लस होता है तो निगेटिव के उसी डायरेक्शन के वेव होती है। ध्यान में आ रहा है कुछ वेव वाला? यस सर। और जो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन होगा दैट विल बी अलोंग द वाई डायरेक्शन एंड इट विल बी v नॉट साइन ऑफ kz माइनस ओमेगा टी। दोनों के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं है अगर kz है, ठीक है। अगर ये kz माइनस ओमेगा टी है तो ये भी kz माइनस ओमेगा टी होगा। अगर kz माइनस ओमेगा टी प्लस फाई है तो kz माइनस ओमेगा टी प्लस फाई होगा by भी। बोथ आर इन फेज, ठीक है, दोनों के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। yes. अक्सर करके इसमें जो आपको प्रॉब्लम मिलता है, अब यहाँ पे आपको मालूम ही होगा कि के को क्या बोलते हो भाई, वेव नंबर बोलते हो, है ना। के को बोला जाता है वेव Yes, नंबर, जो कि 2 पाई बाई लैम्डा से लिखते हैं। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव एंड ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हाँ, यस सर। yes. और ये होता है 2 पाई न्यू से लिखा जाता है। और वेव वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं? वेव वेलोसिटी ओमेगा बाई सी से ना, ओमेगा बाई के से, ओमेगा बाई के से वेव वेलोसिटी Yes, sir. लिखी जाती है, ठीक है ना। ओमेगा बाई के इज द वेव वेलोसिटी। लैम्डा इंटू न्यू यही होता है ना, वी लैम्डा इंटू न्यू से लिखते हो ना, तो ओमेगा Yes, sir. बाई के दैट इज द वेव वेलोसिटी। अगर इस तरीके से इक्वेशन वेव का लिखा है तो ओमेगा बाई के इज द वेव वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो अक्सर करके पूछा जाता है। दो का डायरेक्शन दिया रहता है, तीसरे का पूछा जाता है। तो वेव वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ई क्रॉस बी। डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन of wave is in direction of E क्रॉस बी। E क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में हमारा वेव प्रोपागेट करेगी। यानी कि एक्स डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है
और वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वेरिएशन का, तो जेड डायरेक्शन में वेव प्रोपागेट करेगी। वाई डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो एक्स डायरेक्शन में वेव प्रोपागेट करेगी, है ना? यस ठीक सर। है। आप ऐसे जैसे आई जे के का क्रॉस आप याद रखते हो ना, वैसे इसको भी याद रख सकते हो, ई बी और भी। ई क्रॉस बी का डायरेक्शन भी का डायरेक्शन देगा, बी क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो ई का डायरेक्शन देगा, और भी क्रॉस ई का जो डायरेक्शन है वो बी का डायरेक्शन देगा। ठीक है। यस यस सर। तो ये इंफॉर्मेशन ध्यान में रखो, इस पे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन इधर है, वेव का प्रोपागेशन इस डायरेक्शन में है, बताना है कि फील्ड मैग्नेटिक फील्ड किधर वेरी कर रही होगी। तो भी क्रॉस बी का डायरेक्शन देखेंगे क्या है, जिस का डायरेक्शन में भी क्रॉस बी होगा वो बी का डायरेक्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दिया है तो बी का मिल जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड वेव के वेलोसिटी का डायरेक्शन दिया गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन का डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर है ये इंफॉर्मेशन? यस सर। हाँ सर। ठीक है। अब जब किसी पर्टिकुलर मीडियम में हमारी वेव प्रोपागेट कर रही है, तो उस मीडियम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द वेव, इन वैक्यूम, ये लिखने का तरीका है, सी से जनरली लिखते हैं 1/√ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट से लिखा जाता है। इट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। और किसी मीडियम के लिए यस सर। वेलोसिटी ऑफ EM वेव इन मीडियम, v अगर लिख रहे हैं तो 1/√ऑफ एप्सिलॉन म्यू, जहां पे एप्सिलॉन क्या है, k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट है, या रिलेटिव परमिटिविटी इंटू एप्सिलॉन नॉट, उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी, और म्यू क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट, है ना? तो अगर किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी गिवन होगी, तो उस मीडियम में लाइट की या किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या वेलोसिटी होगी, दैट कैन बी जज्ड। ठीक है। इस पे भी प्रॉब्लम आपको मिलता है कि जैसे आपको मालूम है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का जो है लिखा जाता है C डिवाइडेड बाय V से, है ना? यस। तो C डिवाइडेड बाय V से लिखा जाता है। तो कभी कभी आपको जो है K की वैल्यू मीडियम का दिया रहता है और म्यू आर पूछा जाता है, जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन रहेगा तो आप वहां से जो है म्यू आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये वेव वेलोसिटी के लिए आपको इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखना है। ठीक। अब आपको अगली इंफॉर्मेशन क्या है कि यहाँ पे जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो आपको मालूम है कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है दैट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड। अब मीडियम में हमारी वेव प्रोपागेट कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैरी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी वैरी कर रहा है, तो इन दोनों के इन्फ्लुएंस में एनर्जी होगी दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय दैट पर्टिकुलर वेव, है ना? तो क्या एनर्जी स्टोर्ड होगी पर यूनिट वॉल्यूम, वो लिखने का आपको तरीका मालूम है, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट से, है ना? यस सर। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ये अगर आपको लिखना है तो ये लिखा जाएगा हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस
बी नॉट का स्क्वायर डिवीजन वी का स्क्वायर डिवीजन में ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट से लिखा जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. दिस विल बी द एनर्जी स्टोर। ठीक है भाई। Yes, sir. साइन का कोई फंक्शन हो या कॉस का कोई फंक्शन हो तो उसकी एवरेज वैल्यू जो होती है वो उसकी पीक वैल्यू की आधी होती है। Yes, sir. ठीक है। हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर दैट इज आल्सो इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट के, ये दोनों बराबर भी होते हैं। दोनों से एसोसिएटेड जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन के करेस्पॉन्डिंग और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन के करेस्पॉन्डिंग दोनों बराबर होती है। तो एवरेज एनर्जी स्टोर्ड अगर आप लिखना चाहते हो तो पीक वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग लिख लो। तो 1/4 ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, इसके एवरेज वैल्यू ई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 से लिखोगे ना। Yes, sir. और ये हो जाएगा 1/4 बी नॉट का स्क्वायर। बी नॉट पीक वैल्यू है जो इक्वेशन लिखा था उसके अकॉर्डिंग, Yes, sir. एंड दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर एंड दैट इज आल्सो इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी नॉट का स्क्वायर डिवीजन में म्यू नॉट। ये दोनों का सम जो होगा वो इसके बराबर और इसके बराबर भी। एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन की बात। इंटेंसिटी ऑफ द वेव कैसे डिफाइन होती है? किसी भी वेव की इंटेंसिटी को डिफाइन करने का तरीका है अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोपागेटेड पर यूनिट ऑफ द टाइम पर यूनिट ऑफ द सेक्शनल एरिया। तो जो पर यूनिट वॉल्यूम एवरेज एनर्जी स्टोर्ड है इसको अगर वेव वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमको मिल जाएगी ना इंटेंसिटी ऑफ द वेव। Yes, sir. तो अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखनी है, इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव, तो ये लिखेंगे आप हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, जहां पे ध्यान दीजिएगा कि एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं, है ना, मल्टीप्लाइड बाय सी। दिस विल बी द इंटेंसिटी ऑफ द वेव। ठीक है। Yes, sir. इंटेंसिटी डिफाइन कैसे होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोपागेटेड पर यूनिट ऑफ द टाइम पर यूनिट ऑफ द सेक्शनल एरिया। अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोपागेटेड per unit of the time per unit of the sectional area। इसको आप इंटेंसिटी के रूप में डिफाइन करते हैं, है ना। तो कभी कभी कोई एम वेव का सोर्स का पावर दिया रहता है और वहां से जो वेव फ्रंट निकल रही है वो मान लो कि स्फेरिकल है। अगर पॉइंट सोर्स है तो वहां से जो वेव निकलेगी वो हर डायरेक्शन में आइडेंटिकली प्रोपागेट करेगी। और पॉइंट सोर्स, Yes, sir. पॉइंट सोर्स के लिए जो एनर्जी इमिटेड होगी वो हर डायरेक्शन में आइडेंटिकली प्रोपागेट करेगी। तो अगर आपको किसी आर सेपरेशन के लिए इंटेंसिटी लिखनी है, यहाँ से आर सेपरेशन का कोई पॉइंट है वहां की इंटेंसिटी लिखनी है, तो क्या लिखा जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर से डिवाइड कर दिया जाए पावर को, तो इंटेंसिटी मिल जाएगी ना। पावर Yes, sir. इमिटेड, पावर इमिटेड डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर।
ठीक है, दिस विल बी द इंटेंसिटी। इसी तरीके से कोई अगर लाइन सोर्स हो, जिसकी संभावना अभी तो कम है, आगे आगे कभी मिलेगा, अभी बता दे रहे हैं। फॉर लाइन सोर्स, लाइन सोर्स का मतलब एक ऐसे कोई लंबा सा वायर है जहां से आप लाइट प्रोड्यूस कर रहे हो, है ना। तो इससे आर सेपरेशन का अगर कोई पॉइंट है तो वहां की इंटेंसिटी अगर लिखनी है, और इस सोर्स का जो लेंथ है वो एल आपने कहा, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक सिलेंडर बना लो आर रेडियस का, एल लेंथ का, यहाँ से एनर्जी जो है हर डायरेक्शन में ऐसे प्रोपागेट कर रही है, तो इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी पावर जो यहाँ से इमिटेड है डिवाइडेड बाय ये जो सिलेंडर बनाया है आर सेपरेशन पे उसकी सरफेस एरिया। तो सिलेंडर की सरफेस एरिया 2πRL, ठीक है। तो लाइन सोर्स होगा Yes, तो sir. उससे आर सेपरेशन का कोई पॉइंट होगा, वहां की इंटेंसिटी अगर पूछी जा रही है तो कितना वहां से पावर इमिट हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, डिवाइडेड बाय 2πRL। और अगर पॉइंट सोर्स है कोई, वहां से आर सेपरेशन पे इंटेंसिटी ऑफ द वेव लिखनी है, तो वो पावर इमिटेड डिवाइडेड बाय 4πR² के द्वारा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं। वेव वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन दे दिया। हाँ, एक और वेव वेलोसिटी को लिखने का एक और इंफॉर्मेशन ध्यान में रखिए, ई नॉट और बी नॉट का जो रेशियो होता है दैट इज ऑल्सो सी, है ना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन का एम्पलीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन के एम्पलीट्यूड का जो रेशियो है दैट इज ऑल्सो सी, स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ ईएम वेव। ठीक है, ये सारे के सारे Yes, sir. ये बैकहोम, सी फॉर बैकहोम लिखा है। Okay, sir. ये सारे के सारे जो इंफॉर्मेशन है इनको अपने उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी को डेवलप करने के दौरान मैक्सवेल ने 4 जो पहले से नोन इक्वेशंस थे उन्हीं को यूज करते हुए जो है वो डेवलप किया था, ठीक है, जिनसे आप परिचित भी हैं, पहले से परिचित है। बट उन चारों इक्वेशंस को मैक्सवेल्स इक्वेशन के रूप में भी जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो मैक्सवेल्स इक्वेशंस का क्या मतलब है वो समझ लेते हैं। मैक्सवेल्स इक्वेशन, चार इक्वेशन का जो कॉम्बिनेशन है वो आपका मैक्सवेल के द्वारा यूज किया गया इस पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी को जो है वो डेवलप करने के लिए। पहला इक्वेशन जो था दैट वाज द गॉस लॉ फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए गॉस थ्योरम क्या कहता है भाई, कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स होता है वो चार्ज इंक्लोज बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट से लिखा जाता है। Epsilon naught. Yes, sir. गॉसेस थ्योरम फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, that was integration of E dot ds for any closed surface that is charge enclosed by the surface division में एप्सिलॉन नॉट। ये पहला इक्वेशन है जिसको मैक्सवेल्स इक्वेशंस के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। दूसरा इक्वेशन गॉस थ्योरम फॉर मैग्नेटिज्म, गॉसेस थ्योरम फॉर मैग्नेटिज्म क्या बताया गया है,
किसी भी क्लोज सरफेस के लिए मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स बाउंड होता है वो क्या होता है? 0. 0. V dot of ds for any closed surface that is 0. ये दूसरा इक्वेशन था जिसको कि मैक्सवेल ने यूज किया अपनी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी को डेवलप करने के लिए। थर्ड इक्वेशन फैराडे लॉ जो आपने पढ़ा है। फैराडे का नियम क्या है? जब आप मैग्नेटिक फील्ड को वैरी कराते हो, जब आप मैग्नेटिक फील्ड को वैरी कराते हो तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सर्कुलेशन है वो ईएमएफ इंड्यूस को रिप्रेजेंट करती है ना। यस सर। ई डॉट ऑफ Yes, डीएल, sir. ई डॉट ऑफ डीएल का किसी भी क्लोज लूप के लिए इंटीग्रेशन इक्वल होता है माइनस का डी फाइव वी डी टी, मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स के चेंज का रेट। बी फॉर फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लिखा है। दिस वाज द फैराडे लॉ। Yes, sir. और चौथा जो इक्वेशन है वो थोड़ा सा इन्होंने मॉडिफाई किया था, क्योंकि एम्पियर्स लॉ जो आपने पढ़ा है उसमें आपको मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो सर्कुलेशन होता है म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज से लिखा जाता है। Yes, sir. ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस आपको दिखेंगी जहां पे थोड़ा सा जो है ये एम्बिग्युइटी देता है, तो जनरलाइज इंफॉर्मेशन जो है वो मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ के रूप में लिख रहे हैं। मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ ये है इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट ऑफ डीएल दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू, एक तो करंट जो इलेक्ट्रिक करंट आप परिचित हैं, जब कभी भी चार्ज का फ्लो होता है किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से, तो पर यूनिट ऑफ द टाइम जो चार्ज का ट्रांसफर है उसको आप करंट के रूप में रिकॉग्नाइज किए, है ना। Yes. उसको हम लोग करंट के रूप में रिकॉग्नाइज किए। तो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, उस करंट को आप नाम दे सकते हैं कंडक्शन करंट, और एक डिस्प्लेसमेंट करंट होती है आईडी। डिस्प्लेसमेंट करंट को लिखने का तरीका है, ये लिखा जाता है एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ई डी टी से, है ना। अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर रही है तो इवन कि वहां पे चार्ज का फ्लो ना हो, फिर भी हम उस वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में एक करंट की हाइपोथेसिस ले सकते हैं, जिसको कि डिस्प्लेसमेंट करंट के रूप में आप रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है ना। और इसको लिखने का तरीका है एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ई डी टी के रूप में। इसके बारे में डिटेल में और किस पर्टिकुलर वेवलेंथ रेंज में कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है, इसकी बात हम लोगों को करना है। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तब Yes, तक sir. इतने से आपका काम अभी यूटी के लिए बन जाना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में थोड़ा सा डिटेल करना है आपको, है ना। क्लियर है? आज को यहीं पे Yes. करेंगे फिनिश। Yes. Thank you, sir. थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। Thank you, sir. थैंक यू गुड सर। नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। Thank you, sir. थैंक यू सर। गुड नाइट।